देख, सबसे पहला चैप्टर अपना है फंडामेंटल। मैंने इसको शुरुआत की कि क्या बता रहा हूँ कि सबसे पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है ना। अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है? क्रेडिट साइड आ गया नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, ठीक है, और रिजर्व आ गया। इसके अलावा जब आप इसको टोटल लगाओगे तो या तो डिफरेंस इधर आएगा या तो डिफरेंस इधर आएगा। डिफरेंस इधर आता है तो किस नाम से लिखोगे? नेट प्रॉफिट। इधर आता है तो नेट लॉस। अब यहाँ पे पार्टनर्स का नाम आएगा, पार्टनर की रेशियो में बांट देना। अब जब आप रेशियो में बांटोगे तो नाम या तो फिक्स कैपिटल आएगा या तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आएगा, या तो फिक्स आएगा या तो फ्लक्चुएटिंग। फिक्स वर्ड कब यूज करना है? जब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हो, फिक्स कैपिटल लिखा हो, तो आप वर्ड क्या यूज रखोगे? करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो वर्ड क्या लिखोगे? कैपिटल। कहाँ पे? यहाँ पे। जैसे एक्स करंट अकाउंट या एक्स कैपिटल अकाउंट कब लिखना है? जब अगर कैपिटल फिक्स है तो वर्ड यूज करोगे करंट, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो वर्ड यूज करोगे कैपिटल। 2 पॉइंट याद रखने हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन पी एंड एल अकाउंट का पार्ट होते हैं, ना कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जितनी चीज़ें फॉर्मेट में लिखवाई हैं सिर्फ उतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। इसके बाद अगर आप आगे पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। यही इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। लेकिन एक चीज अच्छी लिखी हुई है क्या, कि बट इफ क्वेश्चन हैज गिवन क्लोजिंग कैपिटल, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकाल भाई, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो किस पे निकलेगी? ओपनिंग पे। क्वेश्चन में कौन सी दे रखी है? कौन सी दे रही है? क्लोजिंग। तो तुझे क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेगा? देख, ओपनिंग से क्लोजिंग पे आने के लिए क्या क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल प्लस करेंगे, नेट लॉस माइनस करेंगे, ड्राइंग्स माइनस करेंगे, तो क्या पहुंच जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल पे। तू एक बात बता, ओपनिंग से क्लोजिंग पे आने का ये तरीका है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने का क्या तरीका है? ये प्लस किया था, माइनस कर दियो, माइनस किया था, प्लस कर दियो। इसका मतलब जो साइन है उसको रिवर्स कर दियो, उल्टा कर दियो। तो नेट लॉस है तो प्लस कर दियो, ड्राइंग है तो प्लस हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट है तो माइनस, एडिशनल कैपिटल तो माइनस। कब करना है ये चीज़? जब आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो और कहाँ जाना हो? ओपनिंग में, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर। इसके बाद अगर पढ़ेंगे तो सैलरी। सैलरी हमेशा कौन सी लेनी होती है हमें क्वेश्चन में? एनुअली। कौन सी सैलरी लेनी होती है? एनुअली। तो एनुअली के बेस पे देखो कैसी, अगर मंथली सैलरी गिवन है तो 12 से मल्टीप्लाई करना, हाफ ईयरली गिवन है तो 2 से, क्वार्टरली गिवन है तो 4 से, और एनुअली है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से सीधा सीधा उसी वैल्यू को ले लेना। कमीशन में भी एक अच्छा पॉइंट था, ठीक है। क्या कमीशन में एक अच्छा पॉइंट था? कमीशन 2 चीज़ों पे निकलता है, या तो बोलेगा नेट प्रॉफिट पे निकलेगा, लेकिन या तो बोलेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये लाइन यूज़ करेगा, या यूज़ करेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट बताने का टाइम नहीं है तो हम सीधा सीधा पढ़ते हैं। अगर बिफोर वर्ड यूज़ करेगा तो सीधा नेट प्रॉफिट पे रेट अपॉन 100 कर देना, तो कमीशन निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्या वर्ड यूज कर रहा है? आफ्टर वर्ड यूज कर रहा है, आफ्टर वर्ड। तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है। मतलब अगर मान लो जो भी नेट प्रॉफिट है 10% कमीशन है, तो तुम्हें लिखना है 10/110। कितना करना है? 10/110। कब करना है 10/110? जब आफ्टर वर्ड यूज करे। अगर बिफोर बोलेगा तो 10/100 कर देंगे, ठीक है, अगर बिफोर बोलेगा तो। अब रिजर्व, रिजर्व पे भी एक अच्छा पॉइंट था। क्या रिजर्व पे अच्छा पॉइंट है? कि रिजर्व 2 चीज़ों पे निकलता है। अगर बोल रहा है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट पे रिजर्व निकालो, नेट प्रॉफिट पे, तो आप उसी वैल्यू पे निकाल देना जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। भाई जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा ना उसी पे निकाल देना। नेट प्रॉफिट का जो भी 10% बोला 10% निकाल दिया। लेकिन अगर बोला आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट इसमें से, तो आपको क्या करना है कि आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन के बाद जो भी आता है ना उस पर 10% निकालोगे। इसका मतलब क्या है भाई, एक बार इसको समझ लो, कंफ्यूजन हो जाती है। देखो ये रहा, अगर बोलेगा नेट प्रॉफिट तो तुम्हें ये जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी नेट प्रॉफिट की, इस पे निकाल देना 10%। लेकिन अगर बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये जो प्रॉफिट आता है ना यहाँ पर सब कुछ टोटल करके माइनस करने के बाद, तो उस वैल्यू का 10% ले रहा है। कब करनी है चीज़? अगर क्या बोलेगा? डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उनमें से कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेगा तो। क्लियर है? अब इसके बाद पढ़ेगा अगला पॉइंट क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। मैंने देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के सारे कंसेप्ट यहाँ पे लेके चल लो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कौन कौन सा पॉइंट है? 4 केस है यहाँ पे। डेट गिवन है, डेट गिवन नहीं है, शॉर्टकट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। अगर डेट गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डेट गिवन नहीं है तो मैंने क्या बोला, कितने महीने लेते थे? 6/12 कर देना, ठीक है, 6/12 कर देना, एवरेज लेते हैं। शॉर्टकट मेथड, प्रोडक्ट मेथड आओ सीख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए मैंने ये चीज़ सिखा रखी है, क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। क्या करना है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। मतलब पहली ड्राइंग कितने मैंने यूज़ करी, आखिरी ड्राइंग कितने मैंने यूज़ करी, उसको डिवाइड कर देना 2 से। अब ये मैंने टेबल तो बना रखी है, पर इस टेबल को समझो। आपने ड्राइंग करी हर महीने की पहली तारीख को, और पूरे साल ड्राइंग करी है, कितना? पूरे साल। तो कितना महीना लोगे?
6.5, 15 तारीख को कर रहे हो तो 6, लास्ट में कर रहे हो तो 5.5। ऐसे ही हाफ ईयरली के केस में 3.5, 3 और 2.5, क्वार्टरली के केस में 7.5, 6 और 4.5। ठीक है, अब ये आया कैसे कैसे एक बार उसको भी समझो। अगर हर महीने ड्राइंग कर रहे हो, कैसे हर महीने ड्राइंग कर रहे हो पूरे 12 महीने के लिए, तो ये लगेगा। 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहे हो तो ये लगेगा। और मैंने ये चीज़ फिर से क्लियर करी है कि हर क्वार्टर का मतलब हो गया 3-3 महीने में ड्राइंग कर रहे हो तो ये लगेगा। अब यार इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हाफ ईयरली वाला पॉइंट है, बाकी तो दिक्कत क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आती। हाफ ईयरली में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने उसको एक एग्जाम्पल ठोक दिया यहाँ पे। क्या एग्जाम्पल बना दिया? ड्राइंग हो रही है हर महीने की बिगिनिंग में, ये चीज़ क्लियर है। बिगिनिंग मतलब हर महीने की पहली तारीख को। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये लैंग्वेज यूज़ करेगा 3 महीने के 6 महीने वाले केस में, कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट कब करना है। केस 1 में मैंने क्या बोला कि कैलकुलेट कब करना है? 30 सितंबर को। कब करना है? 30 सितंबर को। और केस 2 में क्या बोला मैंने, कब करना है कैलकुलेट? 31 मार्च को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पेयर बनेगा, ध्यान से समझना। मान लो तुम्हारी फर्स्ट ड्राइंग जो हुई है वो कब हो गई? 1 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 1 सितंबर को। बेटा हर महीने की पहली तारीख को कर रहे हो, 6 महीने के लिए ही कर रहे हो, तो 6 महीने में तो 1 सितंबर को ड्राइंग खत्म। पर इसमें पहला केस मैंने क्या बताया, कैलकुलेट कब तक करना है? सिर्फ 30 सितंबर तक। यहाँ पर भी वही है, ड्राइंग वैसे ही कर रहे हो, फर्स्ट लास्ट। पहली ड्राइंग होगी 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग कब होगी? 1 सितंबर को। यह कैलकुलेशन कब तक मांग रहा है वो? 30 सितंबर तक। यह कैलकुलेशन कब तक मांग रहा है? 31 मार्च तक। अब समझ मेरी बात, केस 1 की कैलकुलेशन कैसे करेगा। पहली ड्राइंग करिए 1 अप्रैल को, तो कितने महीने यूज़ हुई? 6 महीने। भाई 30 सितंबर तक सोच, 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने महीने हो गए? लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 सितंबर। 1 सितंबर से 30 सितंबर कितने महीने? 1 महीने। तो 6 + 1 डिवाइड बाई 2, 7/2, 3.5 आ गया। तो ये जो केस है वो यही वाला है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज आ गई कि 31 मार्च तक कैलकुलेशन करनी है, तो सोच पहली ड्राइंग करी तूने 1 अप्रैल को, यूज़ कितने महीने हुई? पूरे साल, यानी कि 12 महीने। लास्ट ड्राइंग करी 1 सितंबर को, यूज़ कितने महीने हुई? 7 महीने। 12 + 7 डिवाइड बाय 2, 19/2, तो मंथ कितने यूज़ करेगा? 9.5/12 लेगा। समझ रहा है? यहाँ फंस जाएगी गाड़ी अगर इस चीज़ को दिमाग में नहीं लगाओगे। ठीक है, और ये सिर्फ कहाँ फंसते हो? 6 महीने वाले केस में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने में नॉर्मल है, कुछ नहीं बोला तो यही लगा रहा 3.5, 3 और 2.5। लेकिन अगर वहाँ पे ये डेट यूज़ कर ली 31 मार्च तक कैलकुलेशन करना है, तो ये लगा लेना फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। आ रहा है कुछ? प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग या टोटल ऑफ प्रोडक्ट कह लो, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि क्या लेते हैं? 1/12 लेते हैं प्रोडक्ट मेथड में। प्रोडक्ट मेथड कब लगता है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में तुमने देखा भाई, ना तो मेरा पहला मेथड लग रहा है, ना दूसरा लग रहा है, ना तीसरा लग रहा है, तो कौन सा लगा देना? प्रोडक्ट लगा देना। अब प्रोडक्ट कैसे लगाओगे? डेट, अमाउंट, मंथ इज इक्वल प्रोडक्ट। डेट गिवन होगी, मान लो 1 नवंबर को ड्राइंग करी है, कितने महीने? 1 नवंबर को। कितनी? 10,000 की। तो 1 नवंबर से 31 मार्च कितने महीने बचे हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये मंथ में लिखोगे 5, फिर 10,000 गुणा 5 कितना हो गया? 50,000। इस तरीके से उसने 3-4 बार कर रखी होगी, तो 3-4 बार कैलकुलेट करना, टोटल लगा लेना, वो क्या हो जाएगा? टोटल ड्राइंग है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कह लो, फिर रेट अपॉन 100 1/12 करोगे, खत्म, आ जाएगी कहानी। ठीक है, ये क्वेश्चन था पहला। ठीक है, ये केस खत्म। ये कौन सा केस करा दिया मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा दिया, सैलरी कमीशन करा दिया, रिजर्व करा दिया, यानी कि अपना P&L एप्रोप्रिएशन का पूरा कंसेप्ट हमने पैक कर दिया। अब क्या बचा? गारंटी का कंसेप्ट। गारंटी समझ बहुत मक्खन है। मान ले 1 लाख का प्रॉफिट है, 3 पार्टनर है, 5:3 की रेशो है। क्या रेशो है? 5:3। तो मैंने 50, 30, 20 में बांट दिया। या कुछ नया सीखने को मिलेगा, समझो। मैंने क्या बोला एग्जाम्पल में कि बी को गारंटी मिली है कितने के प्रॉफिट की? 40,000 की। गारंटी कितने की दी है मैंने? 40 की। और प्रॉफिट कितना है? 30 मिला, तो कितना और मिलेगा? 10,000 और मिलेगा। अब भाई ये 10,000 कौन देगा? इसके मैंने केस बना दिए। मान लो गारंटी ए ने दी है तो ए में से 10 माइनस कर देना, गारंटी सी ने दी है तो उसमें से 10 माइनस कर देना। गारंटी ए और सी दोनों ने इक्वली दी है तो दोनों में से 5-5 हज़ार माइनस कर देना। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कुछ भी नहीं बोलता तो। क्यों? क्योंकि उस केस में बच्चा क्या सोचता है, भाई कुछ नहीं बोला तो बराबर बराबर। नहीं, कुछ नहीं बोला, मेरी बात समझ। 5:2 की रेशो थी, अगर कुछ नहीं बोला तो इसको गारंटी मिली है, इसको भूल जा, तो क्या बची रेशो? 5:2। तो जो भी नुकसान हुआ है वो 5 और 2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ आ रही कहानी? ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो केस है वो कौन सा है बेटा? लॉस वाला। क्या? सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या हो रखा है? लॉस। भाई गारंटी मिली है भाई को 40,000 के प्रॉफिट की, लेकिन क्वेश्चन में तो क्या हो गया भाई? लॉस। तो क्या इसमें इस केस में देंगे? नहीं देंगे। भाई गारंटी दी है तो प्रॉफिट तो
देना ही पड़ेगा। अब 30,000 का लॉस है, गारंटी कितने की है, गारंटी कितने की 40 की, तो भाई ये 40 का भी प्रॉफिट दे दे। अब मुझे एक बात बता, फर्म को पहले से कितने का लॉस था, 40 का प्रॉफिट देने की वजह से लॉस कितने का और हो गया टोटल 70 का। अभी 70 का लॉस ए और सी बांटे लेके अपनी रेशो में। भाई बी को मत दे देना, बी को तो प्रॉफिट ही मिलना था, गारंटी की भी थी उसको। ए और सी का जो लॉस हुआ है 5/2 की रेशो में वो कर लेना, 50,000 और 20,000 खत्म कहानी। समझ आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉस के केस में बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर। इसके बाद अगला टॉपिक है कौन सा, पास्ट एडजस्टमेंट। एक पॉइंट है पास्ट एडजस्टमेंट में याद रखने वाला सबसे इजी, क्या कि बेटे कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट, घट रही है तो डेबिट। इतनी सी बात याद रखेगा ना, तेरा पास्ट एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो कंसेप्ट को पकड़ भाई, ये चीज़ देना भूल गए, ये देना था नहीं देना था, इससे कैपिटल बढ़ रही है तो बढ़ा दियो क्रेडिट कर दियो, घट रही है तो डेबिट कर दियो। जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला केस है पेपर में, जो ज़्यादा आता है उसमें से मैंने एक केस उठा के बता दिया। क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% थी, देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% थी, देना भूल गए। 2-2 लाख की कैपिटल थी, 3:1 की रेशो थी और 5% का ये था। तो 5% था, देना भूल गया। देना भूल गया तो 2 लाख का 5% निकाल ले, कितना आएगा 10,000 10,000 10,000 10,000 मैंने दे दिया। अब जब 10,000 दे दिया तो कितना हो गया टोटल 30,000। कितना हो गया 30,000। अब भाई 30,000 हो गया तो इसका काम क्या है, मैंने 10,000 देना भूल गया था, दे दिया। तो दे दिया तो कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, इसलिए मैंने क्रेडिट किया। अब नीचे वाली लाइन कैसे आएगी, ये चीज़ मैंने कंसेप्ट में बता रखी है। तो यहाँ पर अब बस ट्रिक समझ लो, क्या जितना भी ऊपर है उसका टोटल कर और नीचे रेशो में बांट दे। टोटल कर ले, 10 10 और 10 30, 30 का टोटल किया, रेशो कितनी है 3:1, 3:1 में बांट दे 30 को। 30 को 3:1 में बांटा तो 15 10 और 5 आ गया। फिर इसका टोटल लगा, जो बड़ा है उसको लिख ले। देख 10 और 15 में बड़ा कौन सा है 15, तो डिफरेंस 5 का है और साइड उसकी आ जाएगी डेबिट, बड़े वाली साइज की। यहाँ नील हो गया। 10 और 5 में बड़ा कौन सा है 10, क्रेडिट वाला, तो यहाँ पर क्रेडिट अपने आप ही जनरल एंट्री मैच करेगी। ए क्या हो रहा है डेबिट और सी क्या हो रहा है क्रेडिट। ठीक है, खत्म। एडजस्टमेंट एंट्री मेड, नरेशन लिख दोगे। ठीक है भाई, ये था अपना चैप्टर नंबर 1, इतना सही था। ठीक है, अब चैप्टर 1 पैक सारे टॉपिक क्लियर। अब चैप्टर 2 समझो, ये बड़ा सिंपल है। चैप्टर 2 तो पूरा फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। गुडविल 3 है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चा भूल जाता है कैपिटलाइजेशन, तो याद रखना पेपर में 3 नंबर में आ गया तो फंस जाओगे। एवरेज प्रॉफिट तो बड़ा सिंपल है, पहला कौन सा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या कहता है, टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर करोगे तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा गुडविल। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कौन सा है, वेटेड टोटल वेटेड प्रॉफिट ले लो, डिवाइड में टोटल ऑफ वेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये दोनों चीज़ कैसे निकलेगी, उसके लिए मैंने टेबल बना दी छोटी सी। कैसे, ईयर ले लेना, प्रॉफिट ले लेना, और ये वेट क्वेश्चन में गिवन होंगे 1 2 3 4 5। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट का टोटल ऊपर रखना, टोटल ऑफ वेट का प्रॉफिट नीचे रखना। ठीक है, आ जाएगा ये। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, खत्म कहानी। फिर सेकंड मेथड क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड कौन सा होता है, एवरेज प्रॉफिट निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सेकंड मेथड में, कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन रेट। या तो कैपिटल डायरेक्टली गिवन है, डायरेक्टली गिवन नहीं है तो टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी क्या करना, माइनस कर देना, तो क्या निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे 1 - 2, यानी कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ठीक है बेटा, अब ये मेथड समझो कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड है, कौन से, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बड़ा सिंपल है, बच्चा भूल जाता है लेकिन फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। सोचा पहले एवरेज प्रॉफिट पकड़ लो, फिर निकालनी है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट को 100 अपॉन रेट कर देना। क्या कर देना 100 अपॉन रेट, ये निकल गई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। गुडविल कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस में नेट एसेट्स, क्या ले लेना नेट एसेट। नेट एसेट डायरेक्टली गिवन ना हो तो हो सकता है ये गिवन होगा, क्या टोटल एसेट माइनस आउटसाइडेड लायबिलिटी, ये भी गिवन हो सकता है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकता है, कुछ भी समझ आएगा नहीं, दिक्कत है पूछो। अगला तो कौन सा है, इसी का ही कैपिटलाइजेशन का कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट। अब बच्चा सोच है सुपर प्रॉफिट है, नया क्या होगा, नया सच में कुछ नहीं है, ये सेम है ये सेम है ये सेम है, ऊपर वाले की तरह जैसे निकाला है सुपर प्रॉफिट में, लास्ट में चेंज हो जाएगा बस। गुडविल कैसे निकलेगी, वहाँ पर करते थे नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ क्या करेंगे 100 अपॉन रेट। गुडविल में सच में इतना है, बट अगर एडजस्टमेंट ना हो, एडजस्टमेंट है तो उसको समझ लो। एडजस्टमेंट क्या कहती है भाई, अगर प्रॉफिट है
कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसको क्या कर लेना, प्लस। एबनॉर्मल गेन हो रहा है तो क्या कर लेना, माइनस। और क्या करना बेटा, क्या निकल जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर इसको लेना है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, वो तो सिंपल है, तुम्हें पता है कि भाई कोई भी, इसका मैं अगर एग्जांपल दूं, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको तुमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसको तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। एक ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। भाई एक बात बता, तूने मशीन खरीदी, जाना का चाहिए था एसेट में, और तूने डाल दिया उसको कहाँ पे, पी&एल अकाउंट में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को तुमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो पी&एल में डाल दिया तो तुम्हारा प्रॉफिट गलत आ रखा होगा, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, प्लस। ये एबनॉर्मल लॉस है ना, तो क्या करोगे, प्लस कर लोगे, ठीक है। एक तो ये तो सिंपल है। एक प्रॉब्लम क्या है बेटा, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। इसके लिए कंसेप्ट अच्छे से बता रखा है, ठीक है, अंडर और ओवर वैल्यूएशन। हल्का सा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझ लो, ठीक है। ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तुम्हें पता है कि यहाँ पर होता है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर होता है ओपनिंग स्टॉक। अब मेरी बात समझ ले, बस काम हो जाएगा, 2 मिनट देख। तेरे को पता है ये कौन सी साइड होती है मेरी, इनकम वाली साइड या गेन वाली साइड कह ले, और ये मेरी कौन सी होती है, लॉस वाली साइड। मेरी एक बात समझ, क्लोजिंग स्टॉक मैंने कम करके लिखा हुआ है, कम करके लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या भाई, मान ले क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यूड मतलब मैंने प्रॉफिट कम बुक किया है। सोच के देखना भाई, अंडर वैल्यूड है मतलब मेरी प्रॉफिट वाली साइड है, क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा है मतलब मैंने प्रॉफिट क्या करा है, कम लिखा है। अगर प्रॉफिट कम लिखा है तो ठीक करने के लिए क्या करेगा, बढ़ा देगा, प्लस करेगा। यानी कि अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो क्या कर, प्लस कर। अगर मैंने इसको बढ़ा रखा है तो माइनस। तो रट मत माइनस, सोच क्या, अगर मैंने इसको क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है, बढ़ा रखा है तो क्या होगा, सोच भाई, मैंने इनकम को बढ़ा रखा है तो गलत बढ़ा रखा है, ठीक करने के लिए क्या करें, कम कर, तो माइनस कर दियो, ठीक है। ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक को सोच, ओपनिंग स्टॉक मेरा खर्चा है, खर्चा मैंने अगर बढ़ा रखा है, मान ले ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर रखा है, खर्चा बढ़ाने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, कम हो गया तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस। और ऐसे अगर ओपनिंग स्टॉक कम कर रखा है, इसका मतलब मैंने खर्चा कम बुक किया है, कम बुक किया है इसका मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। माइनस। समझ आ रही बात, तो मतलब कंसेप्चुअली सोचेगा तो आ जाएगा। पेपर में भी 2 मिनट लगेंगे, ऐसा बना के सोच लियो जो पेपर में आएगा, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन में रट नहीं पाएगा, 4 कंसेप्ट है वो अपने आप ही कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई। इसके बाद क्या है भाई, चेंज इन PSR, लड्डू चैप्टर, ठीक है, पर ये नहीं आया तो बाकी के चैप्टर लड्डू नहीं है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, पॉजिटिव आंसर आया सेक्रीफाइस, नेगेटिव आंसर आया गेन, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के मैंने 7 नाम बताए थे, ये रहे 7 नाम, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले और बोले कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले और क्या बोले, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के केस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो में। और अगर बोले डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना या एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, ठीक है, तो आप एंट्री क्या करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक्यूमुलेटेड लॉस में ये कितने नाम है, 3 नाम, ठीक है। एसेट साइड पड़े होते हैं, उल्टा कर दो। अगर बांटने के लिए बोले डिस्ट्रीब्यूट करना है या कुछ भी ना बोले, साइलेंट है, तो क्या करो, बांट दो। पार्टनरशिप कैपिटल कम होगी, लॉस है क्योंकि, तो PCA अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस, और उसकी एंट्री उल्टी। अगर बांटने के लिए मना कर दे या बोले एडजस्टमेंट एंट्री करो, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गुडविल की एंट्रीज पूरे चैप्टर में क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। रिवैल्यूएशन का मैंने फंडा बता रखा है, अकाउंट बनाएगा या ओल्ड वैल्यू बुक में कंटिन्यू नहीं होंगी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ओल्ड वैल्यू बुक में कंटिन्यू होंगे का मतलब क्या होता है, मान ले 40,000 की बिल्डिंग थी, बढ़ के कितने की हो गई, 50,000 की। अब तो न्यू बुक में कितने की लिख रहा है, 50,000, नई बुक में नहीं 50 की लिखेगा, बढ़ के 50 हो गई। बिल्डिंग 40 की थी, बढ़ के कितनी हो गई, 50, तो नई बुक में कितनी लिखेगा, 50। अगर बोल रहा है कि 50 लिखनी है तो भाई तू रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगा, कुछ नहीं बोल रहा तो भी बना, अकाउंट बनाने के लिए बोला तो भी बना। लेकिन अगर इसने बोल दिया ना कि ओल्ड वैल्यू बुक में कंटिन्यू होंगी, यानी कि तेरी वैल्यू बढ़ के 40 से 50 हो गई, लेकिन बुक में फिर भी तू कितनी लिख रहा है, 40, तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता। तब क्या बनता है समझो। तो पहले ये देख लो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। रिवैल्यूएशन अकाउंट भैया है इनकम क्रेडिट में, लॉस डेबिट में। एसेट का बढ़ना लाइबिलिटी का घटना तुम्हारे लिए फायदा है, और एसेट का घटना लाइबिलिटी का बढ़ना तुम्हारे लिए नुकसान है, ठीक है। तो गेन क्या हो रहे हैं, इधर डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो ये गेन आ गया, इधर डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, लॉस। अब बच्चा ना कंफ्यूज होता है, बच्चा बोलता है यहाँ पे तो तुमने लिखवाया इनकम, यहाँ लिखवाया लॉस, तो फिर यहाँ गेन कैसे आ रहा है और यहाँ इनकम वाली साइड में लॉस कैसे आ रहा है। ऐसा नहीं है, लॉजिक समझ। ये क्या तेरी इनकम वाली साइड है, मैंने क्या बोला, ये तेरी इनकम वाली साइड है। अब तेरी इनकम आई है 1,000 रुपये, कितनी,
तेरा लॉस आया 600 रुपये, तो तू मुझे एक बात बता, तेरा लॉस है 600 का, फायदा है 1000 का, तो तेरा क्या हुआ है 400 का गेन ही तो हुआ है। तो वो डिफरेंस होता है बेटा, बैलेंस शीट ही होता है। बाद में इसको यहाँ बीडी भी करके कर सकते हैं, बट हम करते नहीं, हम यहीं पे शो करते हैं इसको, ठीक है। समझ आई कहानी। अब समझ, स्टेटमेंट बनाओ। अगर क्वेश्चन बोले ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3 नंबर में आ जाता है, बच्चा भूल जाता है कहाँ से, क्योंकि पूरी बुक में 1 या 2 ही क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन है इस पूरे के, तो करना वही काम है, पर भूल जाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो करना क्या है, ये एसेट बढ़ना लाइबिलिटी घटना प्लस करियो, एसेट घटना लाइबिलिटी बढ़ना माइनस कर दियो। तो आंसर अगर तेरा पॉजिटिव आएगा तो एंट्री करियो गेनिंग टू सेक्रीफाइस, आंसर अगर तेरा नेगेटिव आएगा तो एंट्री करियो सेक्रीफाइस टू, खत्म, चैप्टर पैक, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 5 एडमिशन, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है पर फिर भी इसको पैक करेंगे। आओ कैसे करना है, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, 5 केस होते हैं रेशो के, 5 केस होते हैं। पांचों केस में मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि न्यू रेशो निकालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि वो गुडविल में यूज होती है, बिना इसके तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते एडमिशन का। तो पहला केस है जहाँ पर ओल्ड रेशो किसके बराबर होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। पहला केस कौन सा है, जहाँ पर पार्टनर की मान लो रेशो दे रखी है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, बस इतनी सी बात बोलेगा तो ये कौन सा केस होता है, केस 1। तो इस केस में क्या हो गया, यही तुम्हारी क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। केस 2 होता है फ्रॉम वाला, केस 2 होता है ऑफ वाला, ये लैंग्वेज यूज करता है फ्रॉम और ऑफ वाली। इसके अंदर वही आपकी क्या बन जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसका मतलब क्या कहे, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर केस डी और ई यानी कि चौथा पांचवा केस आए, फ्यूचर रेशो वाला और शेयर रिटेन करने वाला केस, तो इस केस में बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको निकालनी पड़ेगी ओल्ड माइनस न्यू करके, बहुत रेयर होता है, पेपर में पूछेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ हाई प्रायोरिटी चांस रहते हैं केस 1 के, कितना परसेंट, 90% चांसेस ही है, ठीक है। केस बी और सी आ जाए तो आपका पेपर के ऊपर है, ठीक है भाई। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है इस चैप्टर में, बड़ा सिंपल है, तुम्हें पता है गुडविल 3-4 तरीके से ट्रीट होते हैं, मैंने सब बता रखा है, सुनो। गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश, कैश में गुडविल आ रही है, कौन ला रहा है, न्यू पार्टनर। एंट्री क्या होगी, पैसा ला रहा है गुडविल का, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब इसको बांटोगे तो किसको बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना जरूरी है। सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया, पार्टनर ने इसको विड्रॉ कर लिया, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक से एंट्री कर दोगे, खत्म कहानी। ये ज़्यादा यूज होता है। लेकिन अगर बोले गुडविल ला रहे हो काइंड मतलब पैसा नहीं ला रहा, पैसे के बदले कोई एसेट ला रहा है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म कहानी। क्वेश्चन क्या है, गुडविल ला ही नहीं रहा, तब एंट्री किससे करेंगे, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या करो बेटा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। और ये भी किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही करना है, इसीलिए वर्ड मैंने बार बार लिख के दिया सेक्रीफाइसिंग, क्लियर है। क्वेश्चन पकड़, अब कौन सा आ गया केस, हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल में 3 स्टेप, काम खत्म। कौन सा, सबसे पहले निकालना है टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। नई पार्टनर मान ले 2 लाख की कैपिटल आ रहा है, कितने की, 2 लाख की, न्यू पार्टनर की कैपिटल ले ली। फिर रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, मान लो उसका शेयर कितना है 1/4, तो 1/4 का उल्टा कर देना 4/1, तो कितनी कैपिटल हो गई, 8 लाख, टोटल कैपिटल निकाल ली। फिर एक्चुअल टोटल कैपिटल ए बी सी की टोटल कैपिटल ले लेना, मान लो इसकी कैपिटल थी 2 लाख, इसकी कैपिटल थी 3 लाख, इसकी कैपिटल थी 2 लाख, टोटल कितना हो गया 7 लाख, टोटल कितना हो गया 7 लाख। और फिर ए और बी को माइनस कर देना, 8 लाख माइनस 7 लाख, तो कितनी आ गई हिडन गुडविल, 1 लाख। अब 1 लाख में नए पार्टनर का शेयर मान लो कितना था 1/4, तो 1 लाख का 1/4 करोगे तो उसका शेयर आ गया नए पार्टनर का कितना 25,000। इस 25,000 पे क्या करना है, एंट्री कर देना न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। दोबारा देख, 25,000 वाला 1 लाख तो कैपिटल आई, गुडविल आई, वो कौन सी गुडविल है, टोटल गुडविल है। टोटल गुडविल में नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/4, तो कितनी आई 25,000। अब इस 25,000 में नए पार्टनर का क्या है, करंट अकाउंट से एंट्री कर दे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। एंट्री वही करनी है, मेन था ही अमाउंट कैसे आएगा, ठीक है। हिडन गुडविल पे जो निकल के आता है अमाउंट वो टोटल होता है, याद रख, वो टोटल गुडविल होती है। कैलकुलेट कब करते हैं हिडन गुडविल, जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ डाटा गिवन हो कि तेरे को डायरेक्ट गुडविल नहीं दे रही और बोले गुडविल निकाल या गुडविल की एंट्री कर, तो उस क्वेश्चन में तेरे को ऐसे ही डाटा गिवन होगा, सभी पार्टनर की कैपिटल दे देगा, न्यू पार्टनर की दे देगा, शेयर दे देगा, और क्या बोलेगा, क्या बोलेगा गुडविल की एंट्री कर, गुडविल देगा नहीं, तो बोलेगा गुडविल की एंट्री कर, गुडविल देगा नहीं, तो क्या हो गया केस, हिडन हो गया ना गुडविल, ठीक है।
और अगर बोले ना गुडविल लग के एंट्री नहीं करनी फिर ऐसे कैसे बोल सकता है? देगा क्या? गुडविल की एंट्री तो होगी होगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो अगला मेन पॉइंट है वो कौन सा है बेटा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तीन एडजस्टमेंट है, तीनों बता रखे हैं मैंने, मैं बता रहा हूँ सब कुछ है इसमें। ठीक है, तो न्यू पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट मान लो पहला केस है जहाँ पे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट गिवन है। अगर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट गिवन है तब क्या करना है? 3 स्टेप करोगे, काम खत्म। 3 स्टेप, काम खत्म। पहला स्टेप कौन सा है? न्यू रेशो। दूसरा स्टेप टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, जैसे अभी ऊपर निकाला था ना, सेम वैसे क्या किया था, 2 लाख मल्टीप्लाई 4/1 किया था ना, सेम वैसे यहाँ पे करना है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 8 लाख। ये आ गई टोटल कैपिटल। इस 8 लाख को क्या करो? न्यू रेशो में बांट दो, ABC में हो गई टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। अब बच्चा बोलेगा भाई इसको लिखना कैसे है, दिमाग में आ रहा होगा, भूल गए होगे, तो उसके लिए मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया। लो, तुमने मान लो पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, बैलेंस BD लिखा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, गुडविल, प्रीमियम पर गुडविल की एंट्री कर दी, सब कुछ कर दिया तुमने, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, बैलेंस CD निकल के आ गया। अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी कि न्यू रेशो में कैपिटल को एडजस्ट करो, तो तुम्हारा क्वेश्चन यही खत्म, सॉल्यूशन एंड। जो आजकल पेपर में ज़्यादा आ रहा है, आजकल के पेपर में एडजस्टमेंट नहीं आ रही है, क्वेश्चन पढ़ लेना पूरा। लेकिन अगर बोल दिया कि कैपिटल को एडजस्ट करो न्यू रेशो में, तो तुमने वो कैलकुलेशन कर ली, फिर क्या करोगे? ये जो बैलेंस CD आया है इसको आगे ले जाओ और क्या बना लो? बैलेंस BD बना लिया। बैलेंस BD बना लिया, तुमने सॉल्व किया। मैंने ये एग्जांपल दिया था, मान लो न्यू रेशो थी 3:1, एक बंदे की कैपिटल है 1 लाख, रेशो था 1/6, उल्टा कर दिया 6/1, 6 लाख, 6 लाख की न्यू रेशो में बांट दिया 3:1 में। ठीक है, कितना आ रहा है? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो ये जो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख आया, ये तुम्हारा नया बैलेंस CD बन गया। अब कैपिटल कितनी थी? 2 लाख, करनी कितनी है? 3 लाख, डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 लाख का इधर आ रहा है, तो इधर लिख दो। ऐसे इसकी 3 लाख थी, करनी कितनी है? 2 लाख, तो 1 लाख का डिफरेंस इधर आ रहा है। नाम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में बोलेगा एंट्री करनी है बाय पासिंग करंट अकाउंट। बेटा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लिखा होता है वहाँ पे कि एडजस्टमेंट करो बाय पासिंग करंट अकाउंट, तो बच्चा सोचता करंट अकाउंट बनाना है। नहीं भाई, जब तक वहाँ पे साफ साफ ना लिखा हो ना कि प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, तब तक नहीं बनाओगे। ठीक है, वहाँ पर क्या लिखा है? बाय पासिंग करंट अकाउंट। इसका मतलब क्या है? ये बंदा पैसा अभी नहीं ला रहा, ये बंदा पैसा अभी नहीं निकाल रहा, तो इसीलिए इनकी एंट्री किस अकाउंट से कर दो? करंट अकाउंट से। किससे कर दो? करंट अकाउंट से। तो करंट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तो कैश या बैंक से कर देना, क्लियर। लेकिन अगर लिखा है क्या? कैपिटल को एडजस्ट करो न्यू रेशो में बाय पासिंग करंट अकाउंट, ठीक है, या बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो ओपनिंग करंट अकाउंट वाले बाय, ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें एंट्री कर देनी है, क्लियर है। ये केस 1 था, थोड़ा सा समझ आया। केस 2 केस 3 सिंपल है। केस 2 केस 3 में ना ये नहीं बनता, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ केस 2 केस 3 की, तो केस 2 केस 3 में क्या नहीं बनता? देखो, इतनी चीज़ जो हमने बना रहे हैं ना केस 1 में, ये नहीं बनेगा केस 2 केस 3 में, क्लियर है। ये कुछ भी नहीं बनेगा, यहीं ख़त्म हो जाएगा। केस 2 केस 3 पता कैसा है कि तुम्हें पूरा क्वेश्चन कर लिया, तुम्हें न्यू पार्टनर की कैपिटल छुपा रखी है, और न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालना ही तुम्हारा क्या है? एडजस्टमेंट है। नहीं समझ आई भाई? एडमिशन का पहला केस ही ऐसा है बस। दूसरा तीसरा केस कैसा है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालना ही तुम्हारे लिए क्या है? क्या है काके? एडजस्टमेंट। क्या है? एडजस्टमेंट। तो निकाल बेटा, अब एडजस्टमेंट निकाल। कैसे करेगा? केस 2, व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन ही ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये लाइन यूज़ करेगा। क्या कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, तो इसमें कैलकुलेशन समझ लेना, सिंपल है पर दिमाग से उड़ जाती है, ठीक है। क्या? लेट करो टोटल शेयर भी 1। और सुनो, साइलेंट के केस में भी यही करना, मतलब अगर न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दे रही तो ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। तो न्यू पार्ट लेट करो टोटल शेयर भी 1 में से नए पार्टनर का शेयर हटाओ, तो जो बचेगा वो किसका बचेगा? रिमेनिंग पार्टनर का। सिंपल। टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे? ये सिंपल, पढ़ो इसको, एक एक वर्ड पढ़ो। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर शेयर। ये क्या कर दिया भाई? तो इससे निकल गई टोटल कैपिटल, फिर टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर का शेयर। अब बोलोगे इसका एक एग्जांपल दे दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ले भाई एक एग्जांपल ले ले। अब मान ले यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, तो इनकी कैपिटल कितनी आई थी? मान लो 5 लाख, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी थी? 5 लाख। तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा कितना बेटा? 5 लाख, ठीक है। मैंने क्या बोला है? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, इसको पढ़। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी है? 5 लाख। रिमेनिंग पार्टनर दोनों की, ए और बी की, और उसमें उनके शेयर का उल्टा कर दो। शेयर कितना है बेटा? 3/4 है उनका, उसका उल्टा करोगे तो कितना हो गया? 4/3। क्लियर? तो ये क्या निकल गई? टोटल कैपिटल। अरे सिंपल है यार,
टोटल कैपिटल निकालना है, टोटल कैपिटल के हिसाब से कर ले। टोटल कैपिटल में बचा कौन है, ए और बी थे, ठीक है। अब सी भी आ जाएगा, उसको उसी के लिए तो कर रहे हैं हम सारी मेहनत। तो 5 लाख था, 5 लाख मल्टीप्लाई किया मैंने 4/3, तो ये क्या निकल गई मेरी टोटल कैपिटल। मैंने इसको ऐसे के ऐसे ही रख लिया, सॉल्व नहीं किया। क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा यही होगा क्या, टोटल कैपिटल में अब न्यू पार्टनर का शेयर लगा दो, कितना 1/4, 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, ये हमेशा होगा, हमेशा 1/5 है, 4/5, 5/4 करोगे फिर 5 से 5 कट जाएगा, मतलब हमेशा ही कटेगा। इसीलिए कह रहा हूँ सॉल्व मत करना। सॉल्व किया फिर ये इतना हो गया, 3 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा लास्ट में 16667 न्यू पार्टनर की कैपिटल। बड़ा सिंपल था काम। नहीं, अगर क्वेश्चन में कुछ एक तीसरा केस भी आता है, क्वेश्चन बोलेगा कैपिटल निकाल लो, कैसी, कंबाइंड कैपिटल और रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल से क्या निकाल दो, क्या निकाल दो, न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालो, क्योंकि न्यू पार्टनर कैपिटल यहाँ पर भी गिवन नहीं करेगा। अब बेटा इसको निकालना बड़ा सिंपल है, इसको निकालना बड़ा सिंपल है। रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल ले लो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उसमें न्यू पार्टनर का शेयर लगा दो। बताओ ऊपर रिमेनिंग पार्टनर की एडजस्टमेंट कितनी थी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, 5 लाख, उसमें न्यू पार्टनर का शेयर लगा दो, 1/4 खत्म कहानी, सिंपल। ये कब करना है, जब क्वेश्चन में एक वर्ड यूज करेगा, क्या, कंबाइंड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग। अगर कुछ भी ना बोले, साइलेंट है, तो तुम्हें ये वाला कहानी लगानी है। ओके मैटर, हाँ सेकंड केस। और फर्स्ट केस में तो कैपिटल गिवन ही होगी, तो उसमें ये आगे बढ़ाकर करना, एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है अलग से, पता कैसे देगा, 1 नंबर में पूछ लेते कभी कभी एमसीक्यू, पता है 3 नंबर में कैसे देगा, तुम्हें ये वाला बैलेंस शीट ही दे देगा, बैलेंस शीट ही दे देगा, नए पार्टनर की कैपिटल दे देगा, सब कुछ दे देगा, और क्वेश्चन में पूछेगा मेरे भाई बता इसको कितना पैसा लाना है और कितना पैसा निकालना है, पूछ सकता है। बैलेंस शीट ही डाल देगा, बैलेंस शीट ही तुम निकाल लोगे इससे, फिर तुम्हें पता लगेगा कितना। अब हमारे केस में कितना पैसा ला रहा है, कितना निकाल रहा है, बता। हमारे केस में ये देख, हमारे केस में अगर देखेगा तो कितना पैसा ला रहा है, ये बंदा 1 लाख रुपए ला रहा है और ये बंदा 1 लाख रुपए निकाल रहा है। ये चीज़ निकलवाने के लिए भी पेपर में क्वेश्चन दे देगा, तुम्हें ये वाला डाटा दे देगा, नए पार्टनर का शेयर दे दिया, वो दे दिया, तो कर ले कैलकुलेशन, निकाल लेगा तो आराम से, खत्म बात, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है। तो इसकी तो सिंगल एंट्री भी हो सकती है। नहीं, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी ना तेरे को, एडजस्टमेंट नहीं पूछेगा, अमाउंट पूछेगा बस, ठीक है। अब सुनो भाई, चैप्टर नंबर 5 मक्खन एकदम उसी की तरह, ठीक है। इसके अंदर रेशो के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आंसर पॉजिटिव है तो गेन, नेगेटिव है तो सेक्रीफाइस, ठीक है भाई। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का जो एडजस्टमेंट पहले पढ़ा है यहाँ पर भी सेम रहेगा, रिवैल्यूएशन सेम, मेन क्या है एडजस्टमेंट पढ़ ले भाई, फिर खत्म, सब कुछ तो सेम है, जो पीछे पढ़ा है ना अभी सब कुछ सेम है। तो बचा क्या, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसी है मेरी बात सुन, एडजस्टमेंट में बेटा 3 केस है। देख चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 जब दोनों की एडजस्टमेंट एक साथ देखोगे ना, तुम सोचोगे है तो सिंपल ही, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, वो वाली बात है दोनों ही सिंपल। तुम सोचोगे कहीं पे कुछ है, दोनों ही सिंपल। अब मेरी बात समझ, ये केस ये 4 और ये 5 कैसे करना है। चौथे चैप्टर की 3 एडजस्टमेंट थी, 5वें चैप्टर में 5 एडजस्टमेंट है। अब बोलोगे 5 है, लेकिन 5 ज़्यादा ईजी है उस 3 से, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। कैसे, लेकिन इन 5 की क्या है, स्टेप सेम है। उधर देख रहे थे 3 है, तीनों के स्टेप अलग है, तीनों का सॉल्व करने का तरीका अलग है। यहाँ पर 5 है पर 5 को सॉल्व करने का तरीका सेम है। क्या क्या तरीका है, पहले न्यू रेशो निकाल, टोटल कैपिटल निकाल और बांट दे। हाँ भाई काके, न्यू रेशो, टोटल कैपिटल और बांट दे। अब मेरी बात समझ, जो 5 केस फिर बने कैसे, 5 केस पता है कैसे बने, टोटल कैपिटल निकालने के ऊपर 5 केस हैं। यूँ मत बोलो एडजस्टमेंट 5 केस की है, नहीं, 5 केस किस चीज़ के हैं, टोटल कैपिटल निकालने के लिए। मतलब टोटल कैपिटल के लिए मेहनत करवाएगा, वरना जैसी टोटल कैपिटल आ जाएगी ये और ये तो सेम ही करना है, कहानी समझ। ओके, सॉल्व करने का तरीका भी सेम है। जैसे कि मैंने 30 से, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसमें मैंने क्या बताया था, यहाँ पर ये जो नीचे आके बना है ये सिर्फ केस 1 में बनेगा, केस 2 में तो हमें बस ये ढूंढना है। यहाँ पे बाय कैश करके लिख दोगे, ये अमाउंट आ गया, केस 2 केस 3 तो ये है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं होगा ये चीज़, यहाँ पर नहीं है। अब मेरी बात समझ, जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट में सॉल्व करने का मैंने क्या बोला तरीका, कहाँ गया, हाँ ये रहा, सॉल्व करने का तरीका क्या है, सेम है, ठीक है भाई। अब एक एग्जांपल भी दे देंगे, बाकी सुनो। सबसे पहला केस क्या है, टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी, अमाउंट गिवन होगा, अमाउंट साफ साफ, ये 50 लाख टोटल कैपिटल है, 40 लाख टोटल कैपिटल है, गिवन होगी, गिवन है तो उसको लिया, न्यू रेशो, टोटल कैपिटल ली, बांट दिया, न्यू पार्टनर, ठीक है, खत्म बात। टोटल कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है गिवन, तब क्या करोगे, तो जो बैलेंस बीडी आता है ना तुम्हारा, ए और बी का बैलेंस बीडी है। मेरे एक बात बता, ए बी सी 3 पार्टनर थे,
सी रिटायर हो रहा है, तो सी का तो बैलेंस लोन से या बैंक से लिखोगे तुम, तो बचा कौन, ए और बी, तो ए और बी ही बचे, उनकी जो कैपिटल है वही टोटल कैपिटल नहीं हो जाएगी, सोच के देख, ए और बी बचे, उनकी ही कैपिटल टोटल कैपिटल, तो बेटा देख क्या लिखा मैंने, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ले ले उनका क्या बैलेंस शीट ले ले, उसका टोटल कर ले, वही तेरी क्या निकल गई, सिंपल है, मक्खन एकदम। केस 3 समझ, केस 3 भी और सिंपल है, टोटल कैपिटल इक्वल टू प्रीवियस टोटल कैपिटल, मतलब पहले 3 पार्टनर थे ए बी सी, टोटल कैपिटल थी 14 लाख, अब 2 पार्टनर है ए और बी, तो अभी भी कैपिटल कितनी लेगा तू, 14 लाख, तो 14 लाख लेके सॉल्व कर दियो, न्यू रेशो में बांट दियो, खत्म कहानी। आ रहा है कुछ, जो मेहनत है वो किस में बेटा, केस 4 और केस 5 में, केस 4 भी सिंपल है, थोड़ा 5 में समझ लेना बस। केस 4 क्या कह रहा है कि भाई टोटल कैपिटल में इंक्लूड कर लेना जो रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट पे हो रहा है। देख तुझे पता है कि सी जा रहा है, मान ले सी जा रहा है, तो सी को पैसा देना पड़ेगा, या तो लोन में जाएगा या फिर पैसा देना। क्वेश्चन कह रहा है कि बस उसको पूरी पेमेंट कर दे, पेमेंट कौन करेगा, ए और बी पैसा लेकर आएंगे, और ऐसी लाइन लिखी होती है कि ए और बी पैसा लाएंगे, सी को पैसा देंगे, और उनकी कैपिटल न्यू रेशो में करनी है, ठीक है। तो भाई ए और बी पैसा ला रहे हैं, तो इनकी कैपिटल तो बढ़नी चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए जितना पैसा वो लाएंगे सी को देने के लिए, उसको यहाँ पे जोड़ लेना है बेटा। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर अब लोन नहीं लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, बैंक, और सी को पेमेंट कर दी, सी को पेमेंट कर दी, बी और सी की क्या, ए और बी की क्या आ जाएगी, बैलेंस शीट, तो वो बैलेंस शीट ले लेना, सी को जितना पैसा दिया है उसको भी यहाँ लिख लेना, ठीक है, तो क्या निकल जाएगी तुम्हारी, क्या निकली, टोटल बांट के खत्म कर देना। भाई तू बता, एक टू ए है एक बी है, तुम दोनों मिला के पैसा लाए हो किसके लिए, तो तुम्हारी कैपिटल में बढ़ना नहीं चाहिए। भाई सी तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी लग रहा है, बात समझो ना, तुम तो पैसा फर्म के लिए लाए हो, ऐसा सोचो, और फर्म के लिए लाना मतलब तुमने घर का पैसा अपने बिजनेस में लगाया, तो वो क्या हो गई, कैपिटल बढ़ गई, वो क्या हो गई, कैपिटल बढ़ गई, लॉजिक क्लियर है। तो इस तरीके से टोटल कैपिटल निकल गई। अब केस 5 क्या कह रहा है, केस 5 और अच्छा है, मेरी बात समझिए, मान ले सी को ही पैसा दे रहा है, ठीक है, अभी सी को जितना पैसा दे रहा था ना वो सारा ए और बी ला रहे थे, लेकिन अब मेरी बात समझ, क्वेश्चन में 18,000 का बैलेंस है, कितना बैंक में बैलेंस है, कैश बुक कैश का कितना, क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम रखना है 10,000, मिनिमम वर्ड यूज करेगा क्या, मिनिमम बैलेंस रखना है 10,000, तो फर्म का कैश कितना यूज कर सकता है तू, 8। अब मान ले जो सी है उसको पेमेंट करनी थी 1,08,000 की, अगर ये केस 4 होता तो 1,08,000 पूरा का पूरा कौन ला रहा है, ए और बी, लेकिन ये केस कौन सा है, 5वां। इस क्वेश्चन में बोल दे कि मिनिमम बैलेंस 10,000 है, इसका मतलब इनडायरेक्टली कह रहे हैं इस 8,000 को तो इस्तेमाल कर ले, तो सी को देने के दिन थे 8,000, 1,08,000 देंगे तो हम 1,08,000 ही, लेकिन अब इसमें से 8,000 तो हमने किसका यूज़ किया है, फर्म का, 8,000 किसका यूज़ किया है, फर्म का, अगर फर्म का 8,000 यूज़ किया है तो कितना बचा, कितना बचा, 1 लाख, कितना बचा 1 लाख, तो ये 1 लाख कौन लाएगा, ए और बी, तो यहाँ पर अब कितना प्लस करेंगे, 1 लाख, लॉजिक क्लियर है। पीछे वाले केस में पूरा का पूरा 1 प्लस करता, लेकिन यहाँ पे जितना यूज़ कर सकते हैं उसको छोड़ने के बाद बची हुई वैल्यू को प्लस करेंगे, क्लियर है। तो मैंने बड़ी आसान भाषा में लिखा है, एक बार पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। पढ़ो, अमाउंट जितना ड्यू था उसमें से माइनस कर दे यूटिलाइज फ्रॉम कैश, कैश में से जितना यूटिलाइज किया आफ्टर रिटेनिंग मिनिमम बैलेंस, ये कैश आफ्टर रिटेनिंग मिनिमम बैलेंस, जितना बचा उसको यहाँ माइनस कर दियो, और बचा हुआ फिर क्या करना, प्लस कर लेना। कितना लाएंगे हैं, ये भी कितना कितना लाएंगे, अरे वही तो नहीं करना, ए और बी कितना कितना लाएंगे वो छोड़ना, तेरे को क्या मतलब है कि दोनों मिला के ला रहे हैं 1 लाख रुपए, जैसे तूने 1 लाख प्लस किया तो वो ऑटोमेटिकली इनके न्यू रेशो में बटेगा ना जाके बाद में, यही टोटल कैपिटल तो न्यू रेशो में बांटनी है तेरे को, तो यूँ कह सकता है तू ए और बी किस रेशो में ला रहे हैं, न्यू रेशो में ला रहे हैं, सिंपल, समझ आ रही बात। और इस पूरे चैप्टर में गुडविल की एडजस्टमेंट कैसी होती है, गेन इनटू सैक्रिफाइस। मैं फिर कह रहा हूँ, रिटायरमेंट में 5 केस हैं ज़रूर, लेकिन 5 मक्खन है, क्यों, न्यू रेशो, टोटल कैपिटल, उसमें भी 3 स्टार्टिंग का तुमने देख लिया कैसे ही हैं, और मैं कह रहा हूँ 3 का चौथा 5वां भी कैसा ही है, सोच के देख, चौथे में जितना पैसा दिया वो ऐड कर ले, 5वें में जितना फर्म का यूज़ कर सकता है उतना माइनस करके फिर ऐड कर ले, खत्म कहानी है ना, बस खत्म। चैप्टर 6 देख, डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की डेथ हो रही है, क्या क्या सेम है देख, रेशो, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट लॉस, गुडविल, रिवैल्यूएशन, क्या लग रहा है, सब सेम है, सब कुछ सेम है, बचा क्या, मेन जो है सबसे मेन वो क्या है, मेन क्या है, सब डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, सबसे मेन क्या है, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देख मैंने क्या लिखा है, बढ़ती है क्रेडिट में, घटती है डेबिट में, तो
तो बढ़ने का रीज़न क्या है? सबसे पहले तो बैलेंस शीट ही ले लेना, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, P&L सस्पेंस, गुडविल की एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्यूमुलेटेड लॉस, रिवैल्यूएशन का लॉस, ठीक है, ये सब करोगे तो इससे क्या बन जाएगा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन करने का तरीका बिल्कुल ही सेम है, बट सेम क्या है मेरी बात समझना। इस बंदे की डेथ हो रही है मान लो 1 जुलाई को, रिटायरमेंट और डेथ में यही तो पंगा है। डेथ कब हो रही है? 1 जुलाई को, तो कितने महीने बाद डेथ हो रही है? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बाद। तो किस किस चीज़ पे 3 महीने का कैलकुलेशन होगा सोच के देख भाई। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो पिछले साल का था ना, उस पर 3 महीने मत लगाइयो। गुडविल पे 3 महीने लगाएगा क्या? नहीं, 3 महीने का मतलब मंथ की कैलकुलेशन कहाँ कहाँ होगी वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। सोच के देखना मंथ की कैलकुलेशन कहाँ कहाँ करेगा तू बता मुझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा मंथ, क्योंकि इंटरेस्ट है मंथ वाइज दिया जाएगा। सैलरी पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेगा, समझ आ रही बात? इन पे मंथ की कैलकुलेशन करेगा, P&L पे प्रॉफिट लॉस पे करेगा। लॉजिक समझ आ रहा है? इसके अलावा कहीं भी मंथ की कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है। जो अमाउंट आएगा वो किस नाम से? डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट से लिखोगे। अब ये डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब भाई एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है क्या? बिल्कुल बना के लाना, बोले ना बोले बना देना, क्योंकि 2 लाइन का बनता है, नंबर काट लेगा मतलब में। जो बैलेंस आएगा वो किस नाम से लिखोगे? डीज कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर किया, और जो इसका बैलेंस है उसको लिखोगे डीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, खत्म कहानी, ठीक है भाई। जब इतना कर लोगे तो एक दोबारा बताना है। दोबारा सुन ले भाई। अरे ये नहीं, ये हाँ भाई बता executor। रहा हूँ, सुन तो ले। यहाँ जो तेरा अमाउंट आया ना, हम्म, इसको तू यहाँ ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ये रहा, किस अकाउंट से आ रहा है? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, तो उसका नाम लिख देगा। अमाउंट सेम ही रहेगा, मान लेना 40,000 है, तो यहाँ भी कितना लिखेगा? 40,000, यहाँ भी कितना लिखेगा? 40,000, यहाँ भी 40, टोटल 40 खत्म। पर ये डीज एग्जीक्यूटर अकाउंट नाम यहाँ पे डीज कैपिटल, और फिर ट्रांसफर किस में हो जाएगा? डीज एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में, खत्म हो गया। इसके बाद जो समझने वाली याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है? जो प्रॉफिट तुम निकालोगे, प्रॉफिट निकालने के 2 मेथड होते हैं, मैंने बताया था। एक मेथड होता है सेल्स मेथड, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेल्स मेथड क्या कहता है कि प्रॉफिट टिल डेथ निकाल ले मेरे बेटे। क्या निकाल ले? प्रॉफिट टिल डेथ। कैसे निकालेगा? इस 3 महीने की सेल कौन सी? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने जनता था, तो 3 महीने की सेल देख ले, पिछले साल का प्रॉफिट का परसेंटेज ले ले, तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट टिल डेथ। प्रॉफिट टिल डेथ में न्यू जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर लगा दे, तो उसका शेयर निकल गया, खत्म कहानी। ऐसे ही एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट टिल डेथ कैसे निकालेगा? एवरेज प्रॉफिट में मंथ बाय 12 लेगा। क्या लेगा? मंथ बाय 12, और उसमें क्या करेगा? प्रॉफिट टिल डेथ मल्टीप्लाई शेयर कर देगा। क्या कर देगा? शेयर, ठीक है। अब इतनी कहानी हो गई। अब मेरी बात समझ, इसमें ना क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है, अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है तो वर्ड क्या यूज़ करेगा तू? P&L सस्पेंस। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो क्या वर्ड यूज़ करेगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। ये कंफ्यूजिंग है, बच्चा कंफ्यूज बहुत गलती करता है। हर क्वेश्चन में आदत पड़ी हुई है किससे करने की? P&L सस्पेंस, P&L सस्पेंस। पर जहाँ न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन कर दी तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए भाई न्यू रेशो गिवन है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और तुम्हारे दिमाग में ये भी चीज़ रहनी चाहिए, जो बंदा जिसकी डेथ हुई है वो हमेशा क्या करता है? सैक्रिफाइस। सिंपल, ओके। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर क्या हो गया, जो अगला चैप्टर बच रहा है वो कौन सा है? डिसोल्यूशन। वो हमारा वही रहेगा जो मेन नोट से पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है भाई। शॉर्टकट क्या है? रियलाइजेशन वगैरह, पर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसका मेन नोट से करना है। तो ये तुम्हारी पूरी फर्स्ट बुक थी, ठीक है। तो क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन भी कर लेंगे इसके, ठीक। क्वेश्चन क्या तो सीधा पेपर ही लगाओ। अरे एक ना क्वेश्चन था